सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वेस्टोदिकर ऑलवेज एजुकेशनल। चैप्टर 13 जो है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपके सिलेबस में है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो क्लास 11th में एक्चुअली है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो फर्स्ट जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है और जो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो आपके सिलेबस के अंदर है, और क्लास 11th में वो आपके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपका जो रैंडम वेरिएबल का जो पार्ट आता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट आता है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल का जो पार्ट है वो आपका क्लास 12th में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लास 11th में आपका नॉर्मल सा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। और अभी का जो बेसिकली रैंडम वेरिएबल के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो सारा आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 11th का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम आज स्टार्ट करने वाला हूँ। और देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या बोलता है। अब इससे पहले ये जो बुक है ये एक्चुअली गूगल बुक्स के अंदर इसका पूरा ये बुक डाला गया है। तो पूरा ये बुक पड़ा हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और उसका लिंक डायरेक्ट लिंक आप खोल सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वो मैं आपको दे दूंगा अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है और आपको चाहिए तो। ठीक है, तो मैं बहुत ढूंढा, पीडीएफ प्रॉपर तरीके से पूरा बुक का पीडीएफ मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं ये यहाँ से ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी ज़रूरत है वो मैं आपको लिखाने वाला हूँ नोट्स, तो प्रॉपर कॉपी निकालिए और कॉपी में आप नोट कर सकते हो। चैप्टर 13 जो बोलता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, फर्स्ट हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो बोल रहा है कि वन ऑफ द फंडामेंटल टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज प्रोबेबिलिटी। दिस इज एन एवरीडे नोशन which finds expression in several common words like probable, chance, uncertainty, odds, expectation और expect। कुछ ऐसा जो भी वर्ड है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ऐसा वर्ड में एक्चुअली प्रोबेबिलिटी छुपा हुआ है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम नॉर्मल एवरीडे लाइफ में बात करते हैं, और ये सब जो भी वर्ड आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी को समझाने की कोशिश करते हैं। The idea of probability has taken time to formalize. Historically, the probability theory originated from the games of chance. Basically वो कैसीनो टाइप जो गेम होता है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली मतलब सूचना हुआ था। ठीक है, डिस्कवरी वहाँ से ही आया था, प्रोबेबिलिटी वहाँ से डिस्कवरी वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ से आया था। सच एज टॉसिंग कॉइन्स, थ्रोइंग डाइस, ड्रॉइंग कार्ड्स एक्सेट्रा, इन विच आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज अनसर्टेन। ठीक है, आउटकम ऑफ अ ट्रायल मतलब कोई भी एक ट्रायल, मतलब कुछ भी अगर आप कर रहे हो, एक अगर कॉइन को टॉस कर रहे हो, अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, नॉर्मल जो लूडो में हम डाई यूज करते हैं खेलने के टाइम पे, उसको अगर आप रैंडमली आप फेंक रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपका जो आउटकम है उसके बारे में आपको पता नहीं है, यू आर अनसर्टेन अबाउट योर आउटकम्स। तो उसके बारे में बेसिकली प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, वहां से एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है प्रोबेबिलिटी। इट हैज बीन द फंक्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू पेनिट्रेट इवन डीपर इनटू द रियल्म ऑफ स्पेकुलेटिव नॉलेज। ठीक है, प्राइमरीली दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्राइमरी जो एकदम प्राइमरीली जहां से एक्चुअल ओरिजिनेट हुआ है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट से ओरिजिनेट हुआ है कि हम आउटकम के बारे में सोच नहीं पा रहे, वी आर अनसर्टेन अबाउट द आउटकम्स। अगर जो भी आप ट्रायल कर रहे हो, जो भी आप इवेंट कर रहे हो, अगर वो अनबायस्ड है, तो इफ यू आर अनबायस्ड अबाउट योर ट्रायल, जो भी आप कर रहे हो, तब वो जो है वो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली वहां से, अगर आप उस कंसेप्ट को लेके आ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। The great extension in the use of statistics during the last few decades has again been associated with the largely made possible by the mathematical developments based upon the theory of probability। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारा डेवलपमेंट वगैरह हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक रूल्स, और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा उससे ऊपर का एक थोड़ा सा लेवल का है। तो सारा कुछ हम समझने वाले हैं। पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से अवगत होना चाहिए। फर्स्ट आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज एन एक्ट दैट कैन बी रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशंस।
An experiment whose result depend on the chance and cannot be predicted in advance is called random experiment. बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट जब आप रिपीटेडली कर सकते हो सेम कंडीशन के ऊपर, तब और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तभी वो कहलाएगा जब आप उसके रिजल्ट के बारे में आपको पता नहीं है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर द रिजल्ट द एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग। ठीक है, व्हेन अ डाई इज रोल्ड, वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 आप स्क्रीन देखिए और फॉलो कीजिए, definitely appears, but we cannot say beforehand which number will occur in any particular case। अगर मैं अभी एक पर्टिकुलर कॉइन को ले आऊं और इस तरीके से टॉस करूं, तो मुझे नहीं पता है जब वो हवा में है, मुझे नहीं पता है कि हेड पड़ने वाला है क्या टेल पड़ने वाला है। वी आर नॉट अवेयर दैट। हाँ, हम तुक्का लगा सकते हैं, हम तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का हम जो कैसे लगा सकते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डेवलप मतलब उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम तुक्का लगाएं, तो बेसिकली हमारा तुक्का ज़्यादातर मतलब केस में सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी काम कैसे करता है, या आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल यूज क्या है प्रोबेबिलिटी का, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट पे यही बोला जा रहा है कि रैंडमली अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें पता नहीं है पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इन एनी पर्टिकुलर केस वी आर नॉट अवेयर दैट व्हाट इज गोइंग टू ऑकर फॉर पर्टिकुलर इवेंट एज आउटपुट के अंदर पर्टिकुलर कौन सा आपका रिजल्ट आने वाला है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। Thus, rolling a die is a random experiment. Similarly, tossing a coin, drawing cards from a pack, मतलब जब हम ताश के पत्ते खेलते हैं, तो ताश के पत्ते में क्या होता है, बहुत सारा ताश होता है, 52 कार्ड्स होता है उसमें, वो भी अलग से उसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो बेसिकली अगर आप उस पर्टिकुलर ताश के पत्ते को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि पर्टिकुलर जोकर किसके अंदर जाने वाला है। पर्टिकुलर अब मान लो आप बहुत लोग बैठ के खेल रहे हो, 4 5 6 जने मिलके बैठ के खेल रहे हो, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कितने लोग लगते हैं, जो भी हो, तो बेसिकली आपको पता नहीं है कि पर्टिकुलर एक जने के लिए आप कौन सा दे रहे हो, जोकर दे रहे हो या किंग दे रहे हो या क्वीन दे रहे हो, आप वो नहीं जानते हो। अगर आप नॉर्मली अगर रैंडमली अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप रैंडम इवेंट आप कर रहे हो, तो वो आप बोल सकते हो। एंड ड्रॉइंग बॉल्स फ्रॉम अ बैग contained specified number of balls of different colors are some example of random experiments। तो बहुत सारा बॉल है और उसके अंदर अलग अलग कलर है, तो आप एक बैग के अंदर अगर आप बहुत सारा बॉल है और वहां पे आप उस एक पर्टिकुलर एक बॉल को या दो बॉल को अगर आप निकाल रहे हो, बेसिकली एक ही बॉल को अगर आप निकाल रहे हो लगातार बेसिस पे, तो आपको नहीं पता है किस कलर का बॉल आपके हाथ में आएगा, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, तो वो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये जो वर्ड है आपका इवेंट, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, मतलब बेसिकली डिस्कशन पे ये वर्ड यूज होगा बहुत ज़्यादा। इवेंट क्या है, बेसिकली इवेंट मतलब द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, अगर आप एक कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अगर आप उस एक्सपेरिमेंट पे अगर आपका कोई आउटकम आ रहा है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे आपको बताएं, तो यू कैन सी दैट, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये जो इवेंट वर्ड है ये आपको दिखेगा, देखो द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। Thus, it is an event that two cards drawn from a pack are of the same suit, or that in 4 throws of a die 6 appears at least once। Events may be elementary or composite। पहले तो ये समझो कि इवेंट क्या है। इवेंट इज बेसिकली आउटकम। सो आपको जो भी आउटकम आ रहा है ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अगर आप कर रहे हो और उसके अंदर अगर आपका कोई आउटकम आ रहा है, बेसिकली अगर हम टॉस कर रहे हैं, तो टॉस के अंदर क्या होगा, आउटकम आएगा ओनली हेड एंड टेल।
तो बेसिकली ये आपका एक इवेंट है, ठीक है। और इवेंट आप नॉर्मली आप इवेंट इसको भी बोल सकते हो, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है तो उसको भी आप इवेंट बोल सकते हो। उस मतलब मीनिंग से भी इवेंट वर्ड यूज होता है, तो उसके साथ साथ आउटकम भी यूज होता है। तो द आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बुक पे आपका ये ऐसा ही लिखा हुआ है। और जो बोल रहा है सेकंड जो है, दस इट इज एन इवेंट दैट टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम अ पैक आर ऑफ द सेम सूट। तो एक इवेंट का यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अगर आप इसमें समझोगे तो बेसिकली एक आप इसको आप रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन बुक के अगर आप बुक के लैंग्वेज पे यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब है बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो। अगर हम कार्ड के बेसिस पे बोले पैक ऑफ कार्ड्स, तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि ड्राइंग अ पैक ऑफ कार्ड्स। तो ये है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इवेंट है आपका जो भी आपका आउटकम आ रहा है। और आउटकम अगर मतलब अगर आप कोई भी कुछ चीज को अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो, मान लो जो भी सेम सूट का है, सेम सूट का जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि सेम, यहाँ पे देखो टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो यहाँ पे दो कार्ड को आप क्या कर रहे हो, दो कार्ड को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो ऑफ सेम सूट, तो बेसिकली ये आपका एक एग्जांपल हो गया इवेंट का। तो इवेंट पे आप कुछ स्पेसिफाई कर रहे हो और इसका बेसिकली आपको एक सर्टेन, बेसिकली क्या होगा, आपका एक सर्टेन, आपका एक बेसिकली आउटकम आएगा। तो सर्टेन आउटकम आएगा, इसलिए इसको इवेंट बोला जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज। और नहीं तो अब यूजुअली आप इसको बेसिकली कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसके नाम पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, उसके नाम के ऑल्टरनेटिव पे भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आप बोल रहे हो कि मैं एक इवेंट कर रहा हूँ जहाँ पे एक लूडो का जो डाई होता है उसको मैं फेंक रहा हूँ, एक ही बार फेंक रहा हूँ और देख रहा हूँ कितना मतलब फेंक रहा हूँ, बस इतना अगर आप स्टेट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप आउटकम को ही बोल रहे हो कि क्या क्या आउटकम हो सकता है। क्योंकि अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका आउटकम ही तो जरूरत पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली आउटकम। मान लो द सेट इज एस, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारा नंबर आ सकता है, ठीक है। कोई भी एक डाई के अंदर 6 फेसेस होता है तो 6 नंबर्स आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिला, एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद इवेंट क्या होता है। इवेंट के बेसिकली इवेंट मतलब बोला क्या जाता है, तो बेसिकली ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद और भी कुछ चीजें। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इवेंट क्या हो सकता है, एलिमेंट्री हो सकता है और कॉम्पोजिट हो सकता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि एक ही उसका आउटकम आएगा, ठीक है। बेसिकली एक ही आउटकम नहीं, यहाँ पे कुछ और मीनिंग पे बात कर रहा है। आने वाले दिनों में शायद हम समझ पाएंगे। हाँ, यहाँ पे लिख रहा है, आप एलिमेंट्री इवेंट के बारे में बात कर सकते हो कि बाय एन एलिमेंट्री इवेंट वी मीन एन इवेंट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर इवेंट्स, सच इवेंट्स आर द सिंपलेस्ट आउटकम्स। तो हाँ बिल्कुल, ये आप मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो टू बी ऑनेस्ट तो यहाँ से आप देख सकते हो। एक्चुअली मुझे अभी समझ में आ गया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है। बाय एन एलिमेंट्री इवेंट वी मीन एन इवेंट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर इवेंट्स। मतलब अगर आप कोई भी एक इवेंट को फिर से एक इवेंट में तोड़ रहे हो बेसिकली, तो वो सिंपलर इवेंट्स में फिर से टूट जा रहा है, तो तब वो एलिमेंटरी नहीं रहा, वो कॉम्पोजिट बन गया। तो अगर आप कॉम्पोजिट इवेंट्स की बात कर रहे हो, उसका मतलब है अगर आप कोई भी एक एलिमेंट को स्टेट कर रहे हो, उस एलिमेंट को अगर फिर से हम फर्दर और भी एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट इवेंट्स। और एलिमेंट्री इवेंट मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट, कि अगर आप एक ऐसा इवेंट को स्टेट कर रहे हो जिसको हम फर्दर कोई एक नेक्स्ट इवेंट में तोड़ नहीं सकते हैं, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द ऑकरेंस ऑफ टू हेड्स, occurrence of two heads is an elementary event
इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो 2 बार, तो उसमें जो 2 हेड्स है वो उसका जो ऑकरेंस है वो है आपका एक एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। और कॉम्पोजिट इवेंट आप देखो, एक और एग्जांपल देखो तो आपका क्लियर हो सकता है चीज है। द कॉम्पोजिट इवेंट्स इज अ एग्रीगेट ऑफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट्स जोड़ के आप कॉम्पोजिट इवेंट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द appearance of an odd number of points in a throw of a die is a composite event. It's a very good example जिसके साथ आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो अबाउट एलिमेंट्री एंड कॉम्पोजिट इवेंट्स। देखो फर्स्ट जो चीज़ है, एक ही चीज़ आप कंसिडर करो, डाई के बारे में सोचो, ठीक है। जो लूडो में हम खेलते हैं उसको हम डाई बोलते हैं, और उसको अगर आप थ्रो कर रहे हो और आप प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल रहे हो, इसका मतलब आप अनबायस्ड हो, मतलब आप कोई भी उसमें बायसनेस नहीं रखे हो, बढ़िया तरीके से एक नॉर्मल सा डाई आप थ्रो कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है उसका आउटकम क्या आने वाला है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट, यू आर डूइंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वहां पे जो आ सकता है वो क्या होगा, डाई को आप एक ही बार फेंक रहे हो, वंस यू आर थ्रोइंग अ डाई वंस, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। आप बोल रहे हो कि डाई में 6 आया, मान लो आपके जो डाई का जो मतलब एक बार थ्रो करने के बाद आपका डाई का आउटकम आ गया 6, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एलिमेंट्री इवेंट। यू कैन नॉट ब्रेक दिस इवेंट इनटू फर्दर इवेंट्स, क्योंकि ये 6 आया तो एक ही बार फेंक रहे हो, तो उसके अंदर कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप एक ही बार बेसिकली फेंक रहे हो, 6 आ गया, तो इट इज जस्ट अ एलिमेंट्री इवेंट्स। और जो है वो आपका एक और एग्जांपल जो यहाँ पे दे रहा है, मान लो आप डाई को 2 बार फेंक रहे हो, उस सेम डाई को आप 2 बार फेंक रहे हो, ठीक है, 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हो, और उसके लिए क्या होगा, आपका मतलब ऐसा आउटकम आएगा 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से 1 6, और उसके बाद 2 1 2 2, फिर इस तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट में आएगा 6 1 6 2 6 3, फिर आएगा 6 4 एंड 6 5, और 6 6 भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपका 6 इंटू 6 मतलब 36, आई थिंक यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेगा, मतलब आप नंबर ऑफ जो फेवरेबल केसेस बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अगर आपको पूछूं यहाँ पे कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नहीं एक्चुअली ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस नहीं है, दिस इज टोटल नंबर ऑफ केसेस विच आर पॉसिबल फॉर दिस इवेंट, आप बोल सकते हो फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इस 36 आपका जो यहाँ पे सामने दिख रहा है, इतना केसेस बन सकता है। अब मैं अगर आपको पूछ रहा हूँ कि आप बताओ कि ये जो नंबर आपको मिला, बेसिकली यहाँ पे 1 1 क्यों लिखा गया है, ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 बार फेंक रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट टाइम लेट से 1 आ गया, दूसरी बार भी 1 आ सकता है, क्योंकि इट इज जस्ट अनबायस्ड, हो ही सकता है ना, दो बार 1 गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज एक्चुअली, क्योंकि 2 बार हम फेंक रहे हैं, तो बेसिकली 1 1 दैट इज एक्चुअली वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जिस सेट में आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस दर्शाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से एक्चुअली लिखा गया है, यू कैन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब उसके बाद आपको बताना है, लेट सपोज आई एम टेलिंग यू टू, बेसिकली आई एम आस्किंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बताओ कि जो 2 बार हम फेंके हैं तो 2 नंबर हमारे पास आया है, जो नंबर आया है वो नंबर आपका इवन आया है, मतलब बेसिकली 1 + 1 तो 2 आ गया, 2 इज इवन। तो बेसिकली ऐसा कुछ केस बनाओ, ऐसा कुछ फेवरेबल केसेस, एज अ फेवरेबल केसेस लो, जहां पे 2 नंबर मिला के, जो सेट है आपके पास, ये 2 नंबर मिला के आपका इवन नंबर आए। तो यू विल डू व्हाट, 1 + 1 2, 1 + 3 4, दैट इज ऑल्सो इवन,
then 2 then what 2 plus 2 4, it is also even. Then you will follow like that and you will find all the favorable cases which are available for this finding for this only this probability कि probability of even number आ रहा है, 2 बार आप फेंक रहे हो। तो इसके लिए बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ध्यान से देखना। इसका आंसर वगैरह वो तो हम डिस्कस करेंगे, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा जो मैं आपको अभी दिखाया। लेकिन जो यहाँ पे समझने की चीज़ है कि बेसिकली ये हम जो कर रहे हैं ना, जो सेकंड जो इस पर्टिकुलर दाग के इधर जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस किया, ये एक्चुअली कंपोजिट इवेंट, दिस इज एक्चुअली कंपोजिट इवेंट। बिकॉज आप देखो एक एक पढ़ा है और मतलब 2 बार मैं टॉस कर रहा हूं करके ये जो सेट आपके पास तैयार हुआ है, टिल दिस इट इज एलिमेंट्री इवेंट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी मैं आपको पूछ रहा हूं, जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 + 1 मिला के क्या होगा, तब आपको बेसिकली मतलब जब आप इवेंट नंबर पूछ रहे हो 2 नंबर मिला के, तब आपको क्या करना पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस पर्टिकुलर डिस्कशन को आपको 2 बार तोड़ना पड़ रहा है और 2 बार देखना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम क्या पढ़ा था, फिर सेकंड टाइम क्या पढ़ा था, गिरा था, उसके बाद उसको ऐड करना पड़ रहा है। फिर ऐड करके अगर इवन नंबर आ रहा है तब आपको कंसीडर करना पड़ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ना पड़ रहा है। तो बेसिकली दिस इज द कंपोजिट इवेंट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक्चुअली हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैंने कोशिश किया कि एलिमेंट्री इवेंट और कंपोजिट इवेंट होता क्या है। उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। सो वी विल डिस्कस टुडे ओनली दिस टर्मिनोलॉजी ताकि आपका क्लियर हो पाए। आई थिंक सैंपल स्पेस क्या है आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सिंपलेस्ट आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इट्स सैंपल स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको बना के दिखाया, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यहाँ पे ये जो मैं आपको बना के दिखा, अगर हम इसको एस नाम दें तो बेसिकली दिस इज एक्चुअली सैंपल स्पेस, मतलब ऑल पॉसिबल केसेस विच आर पॉसिबल फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज कॉल्ड ऑब्वियसली सैंपल स्पेस। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपका जितना सारा केस बन रहा है एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, जितना सारा आपका नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहा है एक इवेंट के लिए, अगर आप उसका एक सेट बना रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली सैंपल स्पेस। जैसा आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, और इसको आउटकम सेट भी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स सैंपल स्पेस। इट इज नोन ऑल्सो टर्म्ड एज श्योर इवेंट। तो अभी 3 टर्म आपको दिख रहा है, फर्स्ट इज सैंपल स्पेस, दूसरा है आउटकम और तीसरा है श्योर इवेंट। तो दिस एस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, यू कैन राइट, then outcome set and sure event। ठीक है, तो ये आपका 3 नाम आपके पास आ गया। पर्टिकुलर एक सैंपल स्पेस की 2 अलग अलग नाम फिर से आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, सैंपल स्पेस, देन सेकेंड इज आउटकम सेट एंड थर्ड इज श्योर इवेंट। ऑल आर सैंपल स्पेस, डिफरेंट नेम्स ऑफ सैंपल स्पेस, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो। इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, the sample space S for this random experiment is given by S equals to HHHT THTT। मतलब बेसिकली अगर आप कोई भी एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो फर्स्ट आप 2 बार टॉस कर रहे हो, यू आर टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। जैसे हम प्रीवियस जो आपको एग्जांपल दिया, जैसे डाई 2 बार थ्रो कर रहे थे और उसके लिए अलग अलग जो केसेस बन रहा था उसका एक सेट बनाया, वो जो एस हो गया था। सेम तरीके से यहाँ पे भी आप कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपका हेड पड़ सकता है, सेकेंड टाइम फिर से हेड पड़ सकता है। तो एच इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस। देन आता है फर्स्ट टाइम मान लो आपके पास एच पढ़ा, उसके बाद सेकेंड टाइम आपका टेल पढ़ा तो एच टी। फिर इसका ऑर्डर भी मेंटेन होता है। यहाँ पे आप नोटिस करो, एच टी और टी एच इज डिफरेंट इन सैंपल स्पेस, बिकॉज आप पहली बार आपको क्या मिल रहा है और सेकेंड टाइम आपको क्या मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम आपका टेल मिल रहा है और सेकेंड टाइम आपका टेल मिल रहा है, दिस इज 2 डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन होता है। एच टी और टी एच आर 2 डिफरेंट थिंग्स इन सैंपल स्पेस एज एलिमेंट्स। और 2 बार ही अगर टेल पड़े तो टेल टेल हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज बनता है फॉर आ इवेंट जहाँ पे आप 2 बार टॉस कर रहे हो। यू आर टॉसिंग 2 टाइम्स अ कॉइन एंड द कॉइन शुड बी, अ कॉइन मस्ट बी अनबायस्ड।
H and T represently respectively denoting the appearance of head and the appearance of tail in the successive toss. ठीक है, here the first letter stands for the result in the first tossing and the second letter is for the second tossing. तो यहाँ पे order maintain होता है, इसलिए यहाँ पे mention कर रहा है. When two dice are rolled, you can see here, when two dice are rolled, the sample space is I think I also showed you in this नोट्स जो मैं आपको लिखा के दिखाया, सेम चीज यहाँ पे लिख के दे रहा है कि दो बार अगर आप एक ही डाई को थ्रो कर रहे हो और उसका अगर आप सैंपल स्पेस बना रहे हो तो इस तरीके से बनेगा. 3 बार अगर आप हिट ऐसा करोगे, मतलब टॉस करोगे, तो उसका क्या बनेगा. उसका एक ट्रिक भी है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, याद करके आप याद रख सकते हो. मान लो आप एक ही कॉइन को आप 3 टाइम टॉस कर रहे हो, यू आर टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स. ठीक है, 3 टाइम्स यू आर टॉसिंग, तो उसका जो सेट बनेगा वो कैसा आपको कैसे बनाना है. बेसिकली उसके अंदर आप देखो, एक बार अगर आप टॉस करोगे तो आपका 2 पॉसिबिलिटीज बनेगा, हेड एंड टेल. फिर दूसरी बार फिर से हेड एंड टेल, फिर तीसरी बार फिर से हेड एंड टेल. मतलब तीनों बार अगर आप एक ही साथ सक्सेसिवली आप 3 बार टॉस करो, इसके लिए बीच में इनटू आ रहा है. दिस इज अ लॉ ऑफ नॉर्मल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. कितना चांसेस है आपका, उसका एक जस्ट बेसिक लॉ है, यू कैन फॉलो दैट. इट विल बी 2 क्यूब, सो द आंसर विल बी 8. मतलब आपका 8 पॉसिबिलिटीज बनेगा इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए. तो जो भी आपका आउटकम्स आएगा, मान लो आप एस से दिखा रहे हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सी केयरफुली. पहले आप एच लिखो, फिर एच लिखो, फिर लिखो एच टी, फिर लिखो एच टी, 4 हो गया. फिर लिखो टी एच, फिर टी एच, फिर लिखो टी टी एंड फिर से टी टी. ठीक है, देखो यहाँ पे 8 बन गया, लेकिन हमें तो 3 बार टॉस करना है, तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट पे 3 बार हेड या टेल आएगा. तो बेसिकली आप यहाँ पे ऐड करोगे ऑल्टरनेटिवली एच टी देन एच टी एंड देन एच एंड देन टी. तो यहाँ पे आप देखो, इस तरीके से आपका 8 एलिमेंट बन रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो एक एलिमेंट पे आपका 3 नंबर आ रहा है, मतलब 3 अल्फाबेट आ रहा है. और एच मतलब बेसिकली हेड पढ़ा है पहली बार, फिर दूसरी बार भी हेड आया है, फिर तीसरी बार भी हेड आया है. फिर सेकंड एलिमेंट पे आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम हेड आया है, सेकंड टाइम हेड आया है, फिर से टेल आया है. फिर थर्ड जो एलिमेंट है उसमें आप देख सकते हो हेड आया है, फिर टेल आया है, फिर हेड आया है. इस तरीके से आप ट्रिक्स है, दिस इज अ ट्रिक, जो ट्रिक में यहाँ पे डिस्कस किया. देखो आपका पूरा सेट बन के आ गया, सैंपल स्पेस बन के आ गया फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे आप दिखेगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. आई थिंक यहाँ पे और भी होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में होगा, इक्वली लाइकली एंड आउटकम्स. तो जल्दी से बात कर लेते हैं. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है. सेवरल इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिसजॉइंट. अगर आप सेट पढ़े हो तो आपको पता है कि एडजॉइंट और डिसजॉइंट क्या है. बेसिकली एडजॉइंट मतलब 2 सेट अगर उसका एक कोई कॉमन पार्ट है, तो इफ 2 सेट्स हैव अ कॉमन पार्ट, देन इट इज कॉल्ड एडजॉइंट सेट. एंड फिर से अगर आपका डिसजॉइंट है, मतलब कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, 2 अलग अलग सेट है, तो वो एक्चुअली डिसजॉइंट सेट है. व्हेन टू, तो इस तरीके से आप उसको लेके यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब when no two of them can occur simultaneously. तो बेसिकली कोई भी 2 इवेंट है और 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब आप उसको बोलोगे, जब कोई भी दो ऐसा इवेंट जब एक साथ नहीं हो सकता है, जब वो अलग अलग से हो रहा है, तब उसको आप बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. इसको आप एग्जाम्पल पे हम आगे वाले दिनों में देखेंगे. आई थिंक यहाँ पे आप कुछ सेट्स रिलेटेड यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश किया गया है, जैसे द इवेंट्स A1 A2 एंड इस तरीके से AN, मतलब N आपका अगर इवेंट्स हो गया है ऑलरेडी, विल बी कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होगा जब ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम implies the non-occurrence of every other events of the set basically.
मतलब अगर आपका कोई भी एक इवेंट हो रहा है तब बाकी का इवेंट नहीं हो रहा है। अगर आप सिंपली ऐसे समझने की कोशिश करोगे तो इस तरीके से होगा। मतलब आपका इवेंट एक जब हो रहा है उस टाइम पे दूसरा इवेंट्स नहीं हो रहा है। अगर आप n इवेंट्स कर रहे हो, अगर आप इफ यू आर डूइंग n इवेंट्स एट अ टाइम मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग n इवेंट्स एंड अगर उस टाइम पे एक एक इवेंट जब हो रहा था तब अदर इवेंट्स नहीं हो रहा था। मतलब फर्स्ट इवेंट्स मान लो हो रहा है तो n-1 अदर जो इवेंट्स है वो नहीं हो रहा है। फिर सेकेंड जब इवेंट हो रहा है तब a1 छोड़ के a1 लेके जो n-2 इवेंट्स है तो n-2 + 1 n-1 इवेंट्स नहीं हो रहा है। तो तब आप उस पर्टिकुलर हर एक इवेंट्स को बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और म्यूचुअली मतलब एक साथ लेके ही आप बोल सकते हो, क्योंकि सारा एक साथ आप ऑब्जर्व कर रहे हो और हर एक इवेंट एट अ टाइम एक ही बार हुआ है। मतलब बेसिकली उस टाइम पे वो एक ही इवेंट हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, तब आप उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलोगे। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ सेट कॉन्सेप्ट्स। जे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए आई कॉमन ऑफ ए जे, आप बोल सकते हो ए आई इज ए आई इंटरसेक्शन ए जे, दिस इज अ इंटरसेक्शन साइन जस्ट डाउनवर्ड कप। सो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज बेसिकली इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो ए आई जो सेट है और ए जे जो सेट है दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है और ये हर एक ए आई और ए जे के लिए होल्ड करता है जो आपका एन इवेंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या बता रहा है? यस, ऑब्वियसली आई थिंक आपको समझ में अभी आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो। इन द थ्रोइंग ऑफ अ डाई द इवेंट्स ए इज 1-5 लेट्स से और बी इक्वल टू 2-3-6। ठीक है, अब एंड सी इज 4 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज no two of them can occur at a time, but the events A equal to 1-5, B equal to 2-3-6 and D equal to 1-2 are not mutually exclusive. I think ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इससे आप समझ सकते हैं। फिर आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब several events are said to be exhaustive if at least one of them necessarily occurs whenever the random experiment is performed. ठीक है, तो जब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, अगर आपका उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हर एक बार जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब अगर एक कम से कम एक इवेंट उस सारे इवेंट्स में से एक इवेंट कम से कम हुआ है, ऑकर हुआ है, तब आप उसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलोगे। जैसे आप देख सकते हो A1 A2 इस तरीके से एन है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब हम उसको बोल सकते हैं जब यहाँ पे यूनियन हम यूज करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स के लिए, क्योंकि एटलीस्ट एक कम से कम ऑकर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो इन द थ्रोइंग ऑफ अ डाई दस इवेंट्स A इक्वल टू 1-2, B इक्वल टू 2-3-5 and C equal to 1-4-6 are exhaustive as A is A union B union C. This is upward cup sign. This is represents as union. अब ऐसे बोल सकते हो at least जब आप बोलते हो तब अब इस पर्टिकुलर साइन को यूज करते हो। तो A यूनियन B यूनियन C इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 सारा आ गया। इसका मतलब जो आप बनाया हो ये एक बेसिकली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, क्योंकि जो इसका यूनियन है इसमें सारा एक साथ कंटेन कर रहा है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे छूट नहीं रहा है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द टोटलिटी ऑफ elementary events of a random experiment is set of exhaustive as well as mutually exclusive events. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मे बी नोटेड दैट द टोटलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, अगर आप कोई भी एक डाई फेंक रहे हो और वहां पे मान लो एक आ गया, तो एक जो आया है उसको आप नोट करके रखे हो। सेकेंड टाइम फिर से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर मान लो वहां पे 2 आया है, तो इसका मतलब बेसिकली जब एक इवेंट आप परफॉर्म कर रहे हो अदर इवेंट्स नहीं हुआ है, तो बेसिकली ऑल द इवेंट्स यू आर डूइंग आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दूसरा जो चीज है एग्जॉस्टिव क्यों है, क्योंकि उसमें
ऑल कंडीशंस आ जाता है। अगर आप मान लो एक बार टॉस किए हो, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा मतलब 4 आ गया, फिर 5 6 आ गया, तो सारा ऑल पॉसिबल जो बन सकता था आउटकम वो आ गया आपके पास। इसका मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बेसिकली आप जो भी एलिमेंट्री इवेंट कर रहे हो, दिस ऑल आर एलिमेंट्री इवेंट्स ना, क्योंकि उसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हो। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट्री इवेंट्स जो भी आप कर रहे हो, हर एक एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, एक ही मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितना सारा आप एलिमेंट्री इवेंट्स कर रहे हो वो सारा आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और साथ ही साथ एग्जॉस्टिव है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग ऑफ सिंबल्स लाइक A union B and A intersection B is given in section this. I have discussed with you what is the meaning of that. I will discuss more about that in future. Then आता है आपका equally likely events. Equally likely मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो, मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूँ। The number of events are said to be equally likely if none of them can be expected to occur in a preference to the others when all relevant evidence is taken into account. बेसिकली यही है कि मान लो आप कुछ तरीके से चीटिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप चीटिंग करके एक को ऊपर रख के ऐसे फेंक देते हो तो वो तो एक ही आएगा ना। मतलब बेसिकली एक आप डाई लेके, हम जब छोटे थे तब करते थे कि एक डाई लेके चीटिंग करने के वक्त क्या करते थे, उस डाई को इस तरीके से छुपा के डाल देते हैं, अरे एक गिरा है, तो ये जो एक गिरा ये हम चीटिंग करके दिए हैं। मतलब एक पे हम बायस्ड थे, वी वेर बायस्ड ऑन एक्स, कोई भी एक नंबर जो जिसमें हम बायस्ड थे पर्टिकुलर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, तो उस केस को हम इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे। इक्वली लाइकली मतलब कोई भी इवेंट की आउटकम हो रहा है तो उस पर हम इक्वली लाइकली तभी हो सकते हैं जब हम बेसिकली अनबायस्ड है, ठीक है। जो भी आएगा वही आएगा, फेंक दिया आ गया 6, इट इज इक्वली लाइकली। अगर कोई भी एक फेंक दिया उसके अंदर 3 आ गया तो इट इज इक्वली लाइकली। अगर हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि यही आएगा तो इट इज नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। Appearance of head and that of tail are equally likely when a fair coin is tossed. Fairly toss किया जा रहा है, पड़ रहा है, तो that is actually equally likely. फिर आता है outcomes favorable to an event. कोई भी चीज फेवरेबल कब होगा, जब आप चीज को लेके डिस्कस कर रहे हो, आप अगर कोई भी चीज को अंडर कंसिडरेशन लिए हो तब वो आपका फेवरेबल है। Those outcomes of a random experiment are said to be favorable to an event A, say, which are such that A happens when one of them happens and conversely. मतलब appearance of the number of 1, 3 and 5 are favorable to the event of obtaining an odd number when a fair die is rolled. तो अगर आप एक फेयर डाई को रोल कर रहे हो, रोल कर लिए हो, आपके पास सैंपल स्पेस तैयार होके आ गया है, अब आप देख रहे हो कि ऑड नंबर आया है, तो ये जो बोल दिए हो आप ऑड नंबर आया है इसको आपको देखना है, तो यू आर कंसिडरिंग ओनली ऑड नंबर्स। तो तब आपका फेवरेबल क्या बनेगा, 1, 3, 5, बिकॉज दे आर ऑड नंबर्स, और आप अंडर कंसिडरेशन उस ऑड नंबर को ही ले रहे हो, तो तब आप बोलोगे कि 1, 3, 5 इज फेवरेबल टू यू, ठीक है। जो भी आप इवेंट कर रहे हो, जो भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो लेट्स से, तो उस पे आप क्या है वो आपका फेवरेबल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक है आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो, फिर से वीडियो को देखो अगर आप अभी भी समझ में नहीं पा रहे हो तो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आए जैसे आपका है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, these are little bit harder to understand that at that time, बट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होगा तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अदर मोस्ट ऑफ जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो जनरल है और यू शुड अंडरस्टैंड। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू कमेंटिंग। और अगर आप चाहते हो तो कुछ छोटा मोटा शॉर्ट्स वगैरह और एक छोटा मोटा एक पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की। तो ये इस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं। तो यू कैन कमेंट, और हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है स्टैटिस्टिक्स के लिए, यू कैन ज्वाइन। उसके लिए आपको एक नंबर दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो लिंक है ये मैं कोशिश करूंगा देने की, अगर आप बोल रहे हो तभी मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो हो सकता है बाद में जाके मैं भूल जाऊं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
अगर आपको ज़रूरत है तो एक बार जस्ट कमेंट में कोई भी एक बता दो और आप लोग बताओ जो लोग का भी ज़रूरत है। तो आई फाउंड दिस बाय सर्चिंग इन मीन्स दिस बुक। बेसिकली दिस बुक का ऑथर का नाम डाल के मैं सर्च कर रहा था। कोई पीडीएफ बहुत खास नहीं मिल रहा था, एक दो मिल रहा था, लेकिन उसको डाउनलोड मत करना। उसके अंदर बहुत सारा मतलब ईमेल वगैरह चाहिए किसी किसी चीज़ में, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, तब आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को देगा। लेकिन ऑल पीडीएफ्स आर नॉट वेरी वेल। दिस पीडीएफ इज कम्प्लीटली कंटेन्स ऑल द चैप्टर्स। सो बेसिकली ये पीडीएफ नहीं है, ये गूगल का बुक्स है जहाँ पे अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन पे जाके आप चेक कर सकते हो। यू विल फाइंड दैट, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा चैप्टर्स आई थिंक यहाँ पे कवर है विद पेज नंबर्स। एंड अगर आप मान लो जाना चाहते हो मेजर ऑफ सेंट एंड टेंडेंसी में, तो इसमें आप क्लिक करो तो इसमें आप चले जाओगे। अगर आप, हाँ, ये जरूर से ऑनलाइन आपको देखना है तो यहाँ पे आपका लोडिंग होके आ जाएगा, लोड होके आ जाएगा। मेजर ऑफ सेंट एंड टेंडेंसी आप पढ़ सकते हो इस तरीके से। तो ये आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया, और आप हार्ड कॉपी भी खरीद लेना, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही वीडियोस मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एजुकेशनल रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलता है, काउंसलिंग रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, और स्कॉलरशिप रिलेटेड, और अदर जो भी पॉसिबल है मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग जॉनरा भी कवर करने का। और क्लास 11-12 में 12++2 लेवल ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग हमारे 2 बैच भी चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री बैच। और पेड बैच के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। आई विल टेल यू द इंफॉर्मेशन एंड वट एवर द फीस क्या है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसके लिंक आपको मिल जाएगा, नॉट लिंक, नंबर। ठीक है, उसमें जाके आपको मैसेज करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।